अस्सलामुअलैकुम गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायनात जतोई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली गाइटन एंड हॉर्स फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 16 है। जो प्रीवियस लेक्चर था लेक्चर नंबर 15, उसके अंदर हम लोगों ने एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसके अलावा डिफ्यूजन, पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस के की कंसेप्ट को जो है वो डिस्कस किया था। आज उसकी फर्दर डिटेल वीडियो है। बेसिकली जो भी फंक्शनल हमारे पास जो भी फंक्शनल सिस्टम ऑफ द सेल है उनकी डिटेल हमारे पास फिजियोलॉजी को आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आज जो एक्सप्लेनेशन होगी पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस की जो भी प्रोसेस होता है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ आते हैं और फर्दर वीडियोज़ में मैं आप लोगों के साथ एमसीक्यूज़ भी शेयर करूँगी। सो आज के टॉपिक्स जो हैं, ऑब्जेक्टिव्स जो है आज के लेक्चर के, वो हैं फंक्शनल सिस्टम ऑफ द सेल, पिनोसाइटोसिस, मैकेनिज्म ऑफ पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, मैकेनिज्म ऑफ फेगोसाइटोसिस, डाइजेशन ऑफ पिनोसाइटोटिक एंड फेगोसाइटोटिक फॉरेन सब्सटेंसेस इनसाइड द सेल, फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिग्रेशन ऑफ द टिश्यूज एंड ऑटोलाइसिस ऑफ द सेल। सो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ आते हैं। फेगोसाइटोसिस से रिलेटेड आपसे कुछ डिजीज़ दे दी जाती है और उससे रिलेटेड आपसे एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। फंक्शन ऑफ लाइसोसोम से रिलेटेड एंड रिग्रेशन ऑफ द टिश्यू एंड ऑटोलाइसिस ऑफ द सेल से रिलेटेड। तो आज इसकी डिटेल वीडियो है। सो अगर मैं पिनोसाइटोसिस की आपसे डेफिनेशन डिस्कस करती हूँ जो मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ। सो गाइटन में दिया हुआ है कि पिनोसाइटोसिस मीन इंजेक्शन ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स that form vesicles of extracellular fluid and particulate constituent inside the cell cytoplasma. So simple है, पिनोसाइटोसिस का मतलब क्या होगा? इंजेक्शन ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स की इंजेक्शन इनसाइड दी सेल साइटोप्लाज्मा। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर जो भी फ्लूइड होता है उसको वेजिकल्स की फॉर्म में इनसाइड दी साइटोप्लाज्मा इंजेक्शन उसके करवाता है। तो ये प्रोसेस हमारे पास पिनोसाइटोसिस कहलाता है। अच्छा, डेफिनेशन जो भी गाइडन में दी गई हैं वो एज इट इज़ याद क्या करें क्योंकि ड्यूरिंग वाइवा आपसे एज इट इज़ डेफिनेशन पूछी जाती हैं। सो आप ये डेफिनेशन ड्यूरिंग वाइवा आपके लिए हेल्पफुल रहती हैं। सो पिनोसाइटोसिस के बाद है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो गाइडन ने दिए हैं। पिनोसाइटोसिस अकर्स कंटिन्यूअली इन द सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ द मोस्ट सेल बट इट इज स्पेशली रैपिड इन सम सेल। पिनोसाइटोसिस जो है वो कंटिन्यूअली हो रही होती है कुछ सेल्स मेम्ब्रेन्स के अंदर। बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं कि उनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर कंटिन्यूसली ये इंजेक्शन ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स का काम हो रहा होता है। उसका रीज़न ये है कि हर सेल को न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है और वो सब न्यूट्रिशन उसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में मिलते हैं और उन फ्लूइड्स के अंदर जो भी माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो पिनोसाइटोसिस के थ्रू जो है उस पिनोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू उन सेल मेम्ब्रेन्स के थ्रू जो ये प्रोसेस होता है पिनोसाइटोसिस उसके थ्रू सेल साइटोप्लाज्म के अंदर जाते हैं। सो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली होता रहता है कुछ सेल्स की सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें ये बहुत ही ज़्यादा रैपिड एक्शन हो रहा होता है। उसकी एग्जांपल क्या है? फॉर इंस्टेंस इट्स अकर सो रैपिडली इन द मैक्रोफेजेस that about 3% of the total macrophage membrane is engulfed in the form of vesicles each minute। अच्छा, जो हमारे पास मैक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर, उन मैक्रोफेजेस के अंदर जो है ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा रैपिडली हो रहा होता है। तो कोई भी आपसे पूछे कि पिनोसाइटोसिस का जो प्रोसेस है किन सेल्स के अंदर रैपिडली हो रहा होता है, तो आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास मैक्रोफेजेस होते हैं उनके अंदर ये पिनोसाइटोसिस का प्रोसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा रैपिड होता है और इस तरीके से टोटली जो है वो मतलब 3% ऑफ जो टोटल मैक्रोफेजेस की मेम्ब्रेन है वो इनगल्फ हो जाती है वेजिकल्स की फॉर्म में इनसाइड द सेल साइटोप्लाज्म। ओके, तो ये मेन पॉइंट था। आगे चलते हैं। Even so, the pinocytotic vesicles are so small, usually only 100 to 200 nanometers in diameter, that most of them can be seen only with the electron microscope। अच्छा, जो पिनोसाइटोटिक वेजिकल्स होते हैं वो बहुत ही माइन्यूट होती हैं, 100 to 200 नैनोमीटर्स होती हैं डायमीटर में। इस वजह से हम सिर्फ इन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं। पिनोसाइटोसिस इज द ओनली मीन्स बाय विच मोस्ट लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज मोस्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कैन एंटर द सेल। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पिनोसाइटोसिस ही एक ऐसा वाहिद जो हमारे पास प्रोसेस है जिसके थ्रू लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो है वो इंटर होते हैं सेल के अंदर, ठीक है। तो इन्हीं इंपॉर्टेंस की वजह से इसके एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं। तो पिनोसाइटोसिस एक ऐसा मेन प्रोसीजर है या मैकेनिज्म है जिसके थ्रू लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स जो हैं वो सेल्स के अंदर इनसाइड दी सेल जो हैं वो इंटर होते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है।
In fact, the rate at which pinocytotic vesicle form is usually enhanced when such macromolecules attach to the cell membrane. In fact, ये जो pinocytotic vesicles हैं, ठीक है, उनका रेट मतलब उनका रेट, उन वेजिकल्स के फॉर्म होने का रेट उस वक्त बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है जब ये मैक्रोमोलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन के साथ आके लगते हैं. मीन्स के जाहिर सी बात है, जब सेल मेम्ब्रेन के साथ ये मैक्रोमोलिक्यूल्स आके अटैच्ड होंगे तो डिफरेंट रिसेप्टर्स वहाँ पे होंगे. तो इस मैकेनिज़्म को रिसेप्टर्स हेल्प करते हैं कि इन्हें स्टिमुला मिल गया है, अब वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स या मैक्रोमोलिक्यूल्स अटैच हो चुके हैं सेल मेम्ब्रेन के साथ, तो अब वेजिकल ने बहुत रैपिडली बनना है और फिर सेल साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो उन्होंने इंजेक्शन होनी है उन सब मैक्रोमोलिक्यूल्स की. आगे चलते हैं. अच्छा, अब जो गाइटन में ये डायग्राम दी गई है, ठीक है, अब इस डायग्राम की फुल जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको दी जाएगी. ये डायग्राम गाइटन में दी गई है, तो इसकी फुल डिस्क्रिप्शन अब जो है वो डिटेल से ये पूरा मैकेनिज्म ऑफ पिनोसाइटोसिस जो है वो डिस्कस होगा कि ये मैकेनिज्म हो कैसे रहा है, क्योंकि प्रीवियसली स्लाइड्स में सारी इंपॉर्टेंस बता देंगे पिनोसाइटोसिस क्यों इम्पॉर्टेंट है और कब वो जो है वो इनहेंस्ड होता है, उसका रेट, इसके अलावा कौन से मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जिनमें ये हेल्पफुल करता है पिनोसाइटोसिस का प्रोसेस, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस हो गई. अब ये डायग्राम जो गाइटन ने दी है इसे हमने डिस्कस करना है. अच्छा, इस डायग्राम को डिस्कस करने से पहले पिट्स की फिजियोलॉजी, एक बार मैंने ये स्लाइड एक्स्ट्रा डाली है, उसका रीज़न ये है क्योंकि पिट्स का वर्ड जो है वो यूज़ होगा इस डायग्राम की डिटेल डिस्कशन में, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि पिट्स होते क्या हैं. सो पिट्स आर रिलेटिवली थिनर पोर्शन ऑफ द सेल वॉल दैट एडजेसेंट सेल्स कैन कम्युनिकेट और एक्सचेंज फ्लूइड थ्रू. पिट्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल वॉल विथ सेकेंडरी लेयर. Generally, each pit has a complementary pit opposite of it in the neighboring cell. Actually, सिंपल आप ये समझ लें कि पिट क्या होते हैं. जो भी हमारे पास सेल वॉल के अंदर जो भी लेयर्स होती हैं, ठीक है, उसमें पिट्स पाए जाते हैं. इन पिट्स का काम क्या होता है, ठीक है, इनका ये काम होता है कि ये एक सेल से दूसरे सेल तक फ्लूइड की एक्सचेंज करवाते हैं. ठीक है, तो ये आप समझ लें कि पिट्स क्या होते हैं. बेसिकली ये सेल वॉल के अंदर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, आप कह लें कि एक पोर्स की तरह होते हैं जो कि कम्युनिकेशन करवाते हैं एक सेल की दूसरे सेल से. मीन्स के फ्लूइड एक जगह से दूसरी जगह इन पिट्स के थ्रू मूव कर सकता है. तो यहाँ पे मैंने डायग्राम भी दी है, अब समझ आ गया होगा, ठीक है, कि ये पिट्स हमारे पास किस तरीके से हैं. सेल वॉल है दो सेल्स की, उनके दरमियान में हमारे पास पिट पाए जाते हैं जिनके थ्रू ये पूरा प्रोसीजर होता है. एक्स्ट्रा स्लाइड है, गाइटन में इसको डिस्क्राइब नहीं किया गया, लेकिन इस वक्त मैंने इसलिए इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की क्योंकि पिट्स का वर्ड इस डायग्राम में यूज़ होगा, तो आपके पास कॉन्सेप्ट होगा कि पिट किसे कह रहे हैं. सो आगे चलते हैं. मैकेनिज्म ऑफ पिनोसाइटोसिस. द फिगर शोज द सक्सेसिव स्टेप ऑफ पिनोसाइटोसिस शोइंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन्स अटैचिंग टू द मेम्ब्रेन. अच्छा, इसमें इस डायग्राम में बेसिकली 3 प्रोटीन्स की अटैचमेंट दिखाई जाएगी सेल मेम्ब्रेन के साथ. These molecules usually attach to the specialized protein receptors on the surface of the membrane that are specific for the type of protein that is to be absorbed. सबसे पहले क्या होगा कि ये प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के साथ आके लगेंगे. ठीक है, जो भी प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो आके पहले सेल मेम्ब्रेन के साथ लगेंगे जहाँ पे उसके रिसेप्टर पाए जाते हैं. आगे क्या होगा, द रिसेप्टर्स generally are concentrated in a small pit on the outer surface of the cell membrane called the coated pit. अच्छा, ये जो रिसेप्टर्स हैं बेसिकली ये हाईएस्ट अमाउंट पे कहाँ पाए जाएंगे, आउटर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, जिन्हें हम लोग कोटेड पिट्स कहेंगे. तो मैं कोटेड पिट्स आपको दिखा दूँ. इस डायग्राम में देखें, कोटेड पिट्स की डायग्राम यहाँ पे शो किया गया है. ठीक है, यहाँ पे जो कोटेड पिट को आप देखें, डायग्राम नंबर ए है एंड बी है, उसके कॉर्नर्स पे कोटेड पिट शो किए गए हैं. बेसिकली ये रिसेप्टर्स यहाँ पे हमें पाए जाएंगे जिनकी कंसंट्रेशन, यहाँ पे प्रोटीन रिसेप्टर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी और प्रोटीन्स मॉलिक्यूल इन पिट्स के साथ आके लगेंगी. ठीक है, आगे चलते हैं. ऑन द इनसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन beneath this pit is a lattice work of fibrillary protein called calthrine as well as other proteins perhaps including contractile fragments of actin and myosin. अच्छा, inside the pit, इनके इन सेल मेम्ब्रेन की इनसाइड हमें एक और फिब्रिलरी प्रोटीन्स मिलेंगे जिन्हें हम लोग कैल्थ्रिन कह रहे हैं, और इसके अलावा हमें एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स भी मिलेंगे. मीन्स के एक्टिन, मायोसिन
जो कंट्रैक्टाइल फिलामेंट्स हैं, और हमारे पास क्या मिलेगी हमें, कैलेथ्रिन। ठीक है, अब मैं आपको कैलेथ्रिन और एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स डायग्राम में दिखाती हूँ। तो अब यहाँ देखें, इस डायग्राम में प्रोटीन रिसेप्टर्स की बात हो गई। ठीक है, डायग्राम नंबर ए देखें आप लोग, उसमें आपको जो है वो सेल मेम्ब्रेन के नीचे कैल्थ्रिन प्रोटीन्स मिल रहे हैं। ठीक है, डायग्राम बी देखें, आपको ऊपर प्रोटीन रिसेप्टर्स मिल रहे हैं। ओके, नीचे इस डायग्राम सी में आए तो आपको जो हमारे पास कोटेड पेट्स थे उनके इनसाइड देखें एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स मिल रहे हैं। ओके, तो ये तीनों डायग्राम्स हमें शो हो गई कि तीनों चीज़ें डिस्कस कर ली। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे क्या है, once the protein's molecules had bounded with the receptor, the surface properties of local membrane change in such a way that the entire pit invaginate inward, and the fibrillary protein surrounding the invaginate pit causes its border to close over the attached proteins as well as over a small amount of extracellular fluid। अब क्या होगा कि जो प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आके लग गए थे अपने रिसेप्टर्स के साथ, अब जो है वो सेल मेम्ब्रेन अपने अंदर चेंजेस लेके आएगी और इस इंटायर पिट को, ठीक है, एंड द फिब्रिलियन प्रोटीन जो कि सराउंडिंग थे इस पिट के, वो से पहले वो पिट जो है वो टोटली इनसाइड दी सेल मेम्ब्रेन आएगी। ओके, फिर उसके बाद जो ये कोटेड पिट्स थे वो क्या कर लेंगे, बॉर्डर्स बना देंगे और उस प्रोटीन्स को ऊपर से कवर कर लेंगे, और इस तरीके से कुछ अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी इनसाइड दी सेल हमारे पास जो है वो मूव करेगा। ओके, ये चीज़ मैं डिस्कस करती हूँ, आपको दोबारा से डिस्कस करती हूँ। क्या होगा, प्रोटीन रिसेप्टर्स थे हमारे पास, ठीक है, उन प्रोटीन रिसेप्टर्स के ऊपर प्रोटीन्स आके लग गए। अब सेल मेम्ब्रेन अपने अंदर चेंजेस करेगी। ठीक है, अब चेंजेस करेगी तो आप लोगों ने डायग्राम में देखा कि हमारे पास जो कोटेड पिट थे उनके अंदर हमें एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स मिल रहे थे। अब उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन आएगी, वो कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही आएगी तो हमारे पास जो प्रोटीन्स थे वो इनसाइड दी सेल मेम्ब्रेन आ जाएंगे, उनकी पूरी इंजेक्शन हो जाएगी इनसाइड दी सेल साइटोप्लाज्म। ठीक है, और जो साइड के एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स थे वो उस पूरे पिट से कवर कर लेंगे और फिर वो पूरा का पूरा प्रोटीन जो है वो इनसाइड दी सेल चला जाएगा। ओके, उसके बाद क्या है, दिस प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी फ्रॉम विद इन द सेल, दिस इज सप्लाइड बाय एटीपी, अ हाई एनर्जी सब्सटेंस। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस को एटीपी की ज़रूरत होती है, जो, ठीक है, एनर्जी की ज़रूरत होती है जो कि एटीपी के थ्रू इसे मिलती है। ऑल्सो इट्स रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ द कैल्शियम आयन इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड विच प्रॉबरली react with contractile proteins filaments beneath the coated pit to provide the force for pinching the vesicle away from the cell membrane। अच्छा, इसके अलावा जो एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स काम कर रहे थे, वेसिकल को हेल्प करवा रहे थे, ठीक है, इनसाइड दी सेल इंजेक्शन के लिए, उसके लिए कॉन्ट्रैक्टाइल जो फिलामेंट्स थे एक्टिन एंड मायोसिन, उनकी कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी हमें कैल्शियम की ज़रूरत होती है। आगे जब आप इन सब चैप्टर नंबर 6, 7, 8 में आप लोग जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स का, तो उसके अंदर कैल्शियम का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि वही उनकी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। तो मीन्स कि इस पूरे प्रोसेस को आप बस याद रखिएगा कि पिनोसाइटोसिस के पूरे प्रोसेस को किसकी ज़रूरत होगी, एटीपी की और कैल्शियम आयन की ज़रूरत होती है। अब मैं एक बार डायग्राम दिखा के आपको बताती हूँ। ये डायग्राम थी, ठीक है, अब डायग्राम डी में देखो एक वेसिकल बन गया है और ऊपर से सारे उसने जो है वो एक्टिन, मायोसिन और कैल्शियम ने उन्होंने डायग्राम डी में पूरा शो कर दिया है कि किस तरीके से एक वेसिकल प्रोटीन्स जो हैं वो अंदर आ गए हैं। ठीक है, तो ये सारा मैकेनिज्म क्या था, मैकेनिज्म ऑफ पिनोसाइटोसिस था, जिसको हम लोगों ने क्या किया, डिटेल से डिस्कस किया। सो अब इस डायग्राम में जी जो पूरी डायग्राम है वो हमने कंप्लीट डिस्कस कर ली है। फिगर नंबर ए में हमें जो है वो क्लेथ्रिन जो हमारे पास प्रोटीन स्ट्रक्चर था उसके बारे में बताया कि वो हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन के नीचे वो पाया जाता है। देन डायग्राम ए एंड बी के जो एंड पॉइंट्स हैं वहाँ पे कोटेड पिट के बारे में शो किया गया है। ये इसलिए शो किया गया है कि यहाँ पे जो है हमारे पास प्रोटीन्स के सेल मेम्ब्रेन के जो रिसेप्टर्स होते हैं प्रोटीन्स को अटैच करने के लिए वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मीन्स के कंडेंस पोर्शन होता है उन रिसेप्टर्स का। देन डायग्राम बी में, मतलब जो फिगर बी है उसके अंदर हमें प्रोटीन एंड रिसेप्टर शो किए गए हैं
के जो ग्रीन कलर के हैं वो हमारे पास क्या है, इसके रिसेप्टर्स हैं, और पर्पल कलर के हमारे पास प्रोटीन्स उनके ऊपर अटैच्ड हो रहे हैं। फिर फिगर सी में हमारे पास एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स के बारे में बताया गया है। एक्चुअली ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं जो कि एजेस, जो हमारे पास कोटेड पिट्स थे उनके एजेस पे हमें जो है वो मिलते हैं। देन डी में पूरा प्रोसीजर बताया है कि किस तरीके से प्रोटीन्स को जो है वो क्लेथरिन एंड उसके अलावा जो भी हमारे पास एक्टिन एंड मायोसिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स थे वो किस तरीके से उसको कोटेड कर रहे हैं, और इन्वेजिनेशन ऑफ पिनोसाइटोसिस का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो रहा है। तो ये हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ पिनोसाइटोसिस कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग मैकेनिज्म ऑफ फैगोसाइटोसिस करते हैं। उसमें भी ऑलमोस्ट सेम ही हमारे पास जो है वो स्टेप्स होंगे, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक फ़र्क होता है कि वहाँ पे हम लोग जो है लार्ज मॉलिक्यूल्स, लार्ज मैक्रो मॉलिक्यूल्स की वहाँ पे जो है वो इन्वेजिनेशन होती है, उनकी इंजेक्शंस होती हैं। सो फैगोसाइटोसिस की तरफ चलते हैं। फैगोसाइटोसिस अकर इन मच द सेम वे एज पिनोसाइटोसिस एक्सेप्ट दैट इट्स इन्वॉल्व लार्ज पार्टिकल्स रादर देन स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हमारे पास यही होता है कि फैगोसाइटोसिस भी के प्रोसेस भी पूरे जो है वो पिनोसाइटोसिस की तरह ही होंगे, बट इसमें एक फ़र्क होता है कि इसमें हम लोग लार्ज पार्टिकल की इंजेक्शन करवाते हैं, मतलब लार्ज पार्टिकल इसके थ्रू जो है वो सेल साइटोप्लाज्म के अंदर जाते हैं। ओनली सर्टेन सेल्स हैव द कैपेबिलिटी ऑफ फैगोसाइटोसिस, मोस्ट नोटेबली द टिश्यूज, मैक्रोफेजेस एंड सम ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स। अच्छा, कुछ सेल्स के अंदर ही कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के, उनके अंदर ही जो है वो फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस पाया जाता है। फॉर एग्जांपल WBCs ले लें या मैक्रोफेजेस ले लें, जो कि हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म्स में सेल्स यूज़ होते हैं, उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस करें, क्योंकि फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में इंजेस्ट होते हैं। ठीक है, फिर हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करती हैं, एंड देन फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। तो ये सारा प्रोसेस डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑफ हमारी बॉडी करता है। जो भी डिफेंसिव मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का, वो ये सारा फंक्शंस परफॉर्म करता, और उस डिफेंसिव मैकेनिज्म में हमारे पास मैक्रोफेजेस एंड वाइट ब्लड सेल्स आते हैं। तो अब इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन हम आगे चल के देखते हैं। So mechanism of phagocytosis. Phagocytosis is initiated when a particle such as bacterium, a dead cells or tissue debris binds with the receptors on the surface of the phagocytes. अच्छा, phagocytosis क्या है, स्टार्ट कब होता है, जब पार्टिकल फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हो गए, डेड सेल्स हो गए, डेड टिश्यूज़ हो गए, ठीक है, वो जब हमारी बॉडी में इंटर होते हैं तो वो किसके साथ बाइंड होते हैं, वो रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होते हैं, जो कि फैगोसाइटिक सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, उनके साथ वो बाइंड होते हैं। इन द केस ऑफ बैक्टीरिया, ईच बैक्टीरियम इज यूजुअली ऑलरेडी अटैच्ड टू अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी एंड इज द एंटीबॉडी दैट अटैच टू द फैगोसाइट रिसेप्टर ड्रैगिंग द बैक्टीरिया अलॉन्ग विथ इट। अच्छा, इन केस ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया के केस के ऊपर, each bacterium is usually already attached to a specific antibody and it is the antibody। अच्छा, ये जो भी हमारे पास एंटीजन आया वो क्या करता है कि वो एंटीबॉडी के साथ ऑलरेडी अटैच हो जाता है, वो एंटीबॉडी जो कि फैगोसाइटिक रिसेप्टर्स के ऊपर होती हैं, और फिर वो उस बैक्टीरिया को जो है वो अपने साथ आगे ड्रैगिंग आउट ले जाती है, मतलब आगे का प्रोसेस करने के लिए उसे इनसाइड सेल ले जाती हैं। ठीक है, मीन्स कि आप देखो जो भी पार्टिकल आउटसाइड दी इन्वायरमेंट आएगा हमारी बॉडी में वो एंटीजन कहलाता है। और एंटीबॉडी हमारे पास क्या है, एंटीबॉडी होता है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो ये डिफेंस मैकेनिज्म प्रोड्यूस करता है अगेंस्ट दी एंटीजन। तो अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जब बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आता है तो ईच बैक्टीरिया इज़ यूजुअली ऑलरेडी अटैच टू अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी, तो वो यूजुअली अटैच होता है एक एंटीबॉडी से जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और फिर ये एंटीबॉडी अटैच हो जाती है फैगोसाइटिक रिसेप्टर्स के साथ, और फिर वो फैगोसाइटिक सेल्स जो होते हैं या फैगोसाइटिक रिसेप्टर्स होते हैं फर्दर अपना काम जो है वो स्टार्ट करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। द इंटरमीडिएशन ऑफ एंटीबॉडीज इज कॉल्ड द ऑप्सोनाइजेशंस। सो ऑप्सोनाइजेशंस क्या होती है, जो इंटरमीडिएशन ऑफ एंटीबॉडी हो तो इसे हम लोग ओपोनाइजेशंस कहते हैं। ओपोजोनाइजेशंस का मतलब क्या है वो मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ।
एक्चुअली ये सारा डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑफ इम्यूनोलॉजी में, जब फिजियो के कुछ चैप्टर्स हैं जो इम्यूनोलॉजी में पढ़े जाएंगे, ठीक है, सो उसमें ये सारे प्रोसीजर आपको कम्प्लीटली डिटेल के साथ पढ़ाए जाएंगे। सो इस वक्त जो वर्ड्स आ रहे हैं उनको आप लोग को मेमोराइज करना है ताकि आगे आपका इम्यूनोलॉजी में ये सारे फिजियोलॉजी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ओपोनाइजेशंस की मैंने यहाँ पे जो है वो डेफिनेशन दी है। द टर्म ओपोजोनाइजेशंस refers to the capacity of antibodies and complement components as well as other proteins to code dangerous antigen that can then be recognized by the antibodies or complement receptor on phagocytic cells. ओपोजोनाइजेशन क्या होता है? ओपोनाइजेशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो भी हमारा एंटीजन जो कि फॉरेन बॉडी है, जैसे हम लोग एंटीजन कहते हैं, जब वो हमारी बॉडी में इंटर होता है तो कुछ एंटीबॉडीज़ जो हैं उसे अटैच कर देते हैं, ठीक है, उसके साथ अटैच हो जाती है एंटीबॉडीज़ जो हमारी बॉडी प्रोवाइड करती है, प्रोड्यूस करती है। अब वो एंटीजन्स के साथ अटैच हो गए हैं। अब जब एंटीबॉडी एंटीजन के साथ अटैच हो गई है तो उन एंटीबॉडीज़ को फैगोसाइटिक सेल जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं और फर्दर अपना फैगोसाइटिक प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो इस सारे प्रोसीजर को हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जोनाइजेशन, ठीक है, ऑब्जोनाइजेशन ये पूरा प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। आगे जब आप डिफेंसिव मैकेनिज्म के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर पूरे प्रोसीजर होंगे, ठीक है, तो वो डिस्कस होंगे। तो यहाँ पे समझ आ गया कि एंटीबॉडीज और एंटीजन का कॉन्सेप्ट। अच्छा याद रखिएगा, एंटीजन कहते हैं जो बॉडी आउटसाइड द इन्वायरमेंट, हमारी फॉरेन बॉडी जो हमारी बॉडी में आती हैं उसे हम एंटीजन कहते हैं, और एंटीबॉडी हमारी बॉडी में हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है, ठीक है, अगेंस्ट द एंटीजन। ये कंसेप्ट आप ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस अकर इन द फॉलोइंग स्टेप। नंबर 1, द सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर अटैच टू द सरफेस लिगेंड ऑफ द पार्टिकल्स। वही वाला प्रोसेस जो हमने पिनोसाइटोसिस में किया। सबसे पहले जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स होंगे उनके साथ वो पार्टिकल जो फॉरेन पार्टिकल है वो अटैच होगा। द एजेस ऑफ द मेम्ब्रेन अराउंड द पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट इवेजिनेट आउटवर्ड विद अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड to surround the entire particle, then progressively more and more membrane receptor attached to the particle ligand. All this occurs suddenly in a zipper-like manner to form a closed phagocytic vesicle. उसी की तरीके से जैसे हमने पिनोसाइटोसिस में पढ़ा, क्या होगा कि मेम्ब्रेन के एजेस के ऊपर हमें जो है वो बहुत सारे रिसेप्टर्स मिलेंगे क्योंकि वो कंडेंस पोर्शन है, और फिर वो रिसेप्टर जो है वो विद इन अ सेकेंड जो है वो उस वेसिकल को, वो जो हमारे पास जो भी प्रोटीन्स हैं यहाँ पे फॉरेन बॉडी है उसको सराउंड कर लेंगे, ठीक है, और एक फैगोसाइटिक वेसिकल बना देंगे जिस तरीके से पिनोसाइटोसिस में वो बनाते हैं। ओके, देन क्या होगा? एक्टिन एंड अदर कॉन्ट्रैक्टाइल fibrils in the cytoplasm surround the phagocytic vesicles and contract around its outer edges, pushing the vesicles to the interior. अब एक्टिन एंड मायोसिन थे जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स और फिब्रिलमेंट्स थे, वो फिलामेंट्स क्या कर देंगे, उस फैगोसाइटिक वेसिकल को जो है वो सराउंड कर लेंगे, ठीक है, और बिल्कुल उसे क्लोज कर लेंगे, और फिर उस वेसिकल को इनसाइड दी सेल साइटोप्लाज्म जो है वो उसे इन्वेजिनेट करवाएंगे। ओके, उसके बाद क्या होगा? Fourth, the contractile proteins then pinch the stem of the vesicle so completely that the vesicles separate from the cell membrane, leaving the vesicles in the cell interior in the same way that pinocyte vesicles are formed. अब लास्ट स्टेप में क्या होगा कि वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स जो होंगे उसे इस तरीके से सराउंड करेंगे उस वेसिकल को कि वो अब सेल मेम्ब्रेन से सेपरेट हो जाएगा, और वो जो भी हमारे पास बॉडी थी, फॉरेन बॉडी थी, वो इनसाइड दी सेल चला जाएगा। ओके, सो यहाँ पे वो प्रोसीजर हो गया। ओके, तो अब ये पूरा यहाँ पे प्रोसीजर जो है वो फैगोसाइटोसिस का कंप्लीट हो गया। अब सेल के अंदर वो फॉरेन बॉडी चली गई है। अब जाहिर बात है कि फॉरेन बॉडी सेल के अंदर चली गई है, और ये फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस मैक्रोफेजेस एंड WBCs में होता है, तो वो फॉरेन बॉडी तो हमारे लिए हार्मफुल है। तो अब कैसे उस फॉरेन बॉडी को जो है हमारी बॉडी रिएक्शंस करके और एक्सक्रीट आउट करेगी, एक्सपेल आउट करेगी हमारी बॉडी से। तो अब वो मेन जो प्रोसीजर है अब स्टार्ट होगा, ठीक है। डाइजेशन ऑफ पिनोसाइटोटिक एंड फैगोसाइटोटिक फॉरेन सब्सटेंसेस इनसाइड द सेल, फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम्स। अब पिनोसाइटोटिक और जो हमारे पास फैगोसाइटोटिक जो भी सब्सटेंसेस आए थे उनके ऊपर किस तरीके से डाइजेशन का प्रोसेस करेगा हमारी बॉडी, और उसे कैसे जो है वो ब्रेक डाउन करेगी।
Figure 2.12, thus a digestive vesicles is formed inside the cell cytoplasma in which the vesicle hydrolysis begin hydrolyzing the protein. एक मिनट, हाँ ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होगा. मैकेनिज्म ऑफ फेगोसाइटोसिस हो गया, सॉरी अब यहाँ से होगा. अब डाइजेशन ऑफ पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस कैसे स्टार्ट हो रही है? ऑलमोस्ट इमीडिएटली आफ्टर अ पिनोसाइटोटिक और फेगोसाइटोटिक वेसिकल्स अपीयर इनसाइड अ सेल, one or more lysosomes become attached to the vesicle and empty their acid hydrolysis to the inside of the vesicle. अब वो वेसिकल फॉर्म हो गई है, वो पिनोसाइटिक वेसिकल है या फेगोसाइटिक वेसिकल है, वो सब्सटेंस सेल के अंदर आ गया है. अब क्या होगा, लाइसोसोम उसके अराउंड जो है वो अटैच्ड हो जाएंगे. ठीक है, लाइसोसोम उसके अराउंड अटैच्ड हो जाएंगे और वो लाइसोसोम जो है वो एसिड हाइड्रोलिसिस उसके अंदर इंजेस्ट करेंगे. मीन्स के अपना जो एसिड है, एसिड हाइड्रोलिसिस उसके अंदर एम्प्टी करेंगे. ओके, उसके बाद क्या होगा? Figure 2.2, thus a digestive vesicles is a form inside the cell cytoplasma in which the vascular hydrolysis begin hydrolyzing the protein, carbohydrates, lipids and other substances in the vesicle. अब क्या होगा, देखो अब क्या होगा इस डायग्राम में. देखो पहले वेसिकल्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, जो सेकेंड वाला सर्कल है उसके अंदर क्या हो रहा है कि लाइसोसोम उस वेसिकल से अटैच हो रहा है. अब थर्ड सर्कल में क्या बता रहा है कि हमारे पास जो हाइड्रोलिसिस एसिड था और एंजाइम था जो कि अब चला गया था वेसिकल के अंदर, वो अब क्या करेगा, हाइड्रोलाइज करवाएगा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और जितने भी सब्सटेंस हैं वेसिकल्स के अंदर हैं उन सबको, जो कि वो थर्ड जो हमारे पास सर्कल है उसके अंदर शो कर रहे हैं डाइजेस्टिव वेसिकल्स के अंदर. ओके, आगे चलते हैं. द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन आर स्मॉल molecules of amino acid, glucose, phosphate and so forth that can diffuse through the cell through the membrane of the vesicles into the cytoplasm. What is the left of the digestive vesicles का the residual body represent indigestible substance. अब उसके रिस्पॉन्स में मीन्स के जो भी हाइड्रोलाइसिस थे एंजाइम्स, उन्होंने क्या किया कि हाइड्रोलाइजिंग करवाई ग्लूकोज की, फैट्स की, प्रोटीन्स की, सबकी. उसके नतीजे में अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, फॉस्फेट ये सब कुछ हमें मिला. ठीक है, अब सेल को इनमें से जिस जिस सब्सटेंस की ज़रूरत है वो सेल के सेल साइटोप्लाज्म की सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो सेल के अंदर डिफ्यूज़ होके चला जाएगा. ठीक है, लेकिन उसके नतीजे में उसके बाद जो हमारे पास अनडाइजेस्टेबल सब्सटेंस बचेगा उसे हम लोग रेजिडुअल बॉडी कहते हैं. डायग्राम में देखो पहले ऊपर जो शो कर रहा है वहाँ पे वेसिकल्स फॉर्म हो रहे हैं, सेकेंड सर्कल में लाइसोसोम अटैच हो रहे हैं, थर्ड सर्कल में डाइजेस्टिव वेसिकल्स मीन्स ये हाइड्रोलाइसिस एंजाइम जो है उसको डाइजेस्ट करवा रहे हैं, फोर्थ सर्कल में रेजिडुअल बॉडीज बनी है मीन्स कि जो अनडाइजेस्टेबल सब्सटेंसेस थे वो आके यहाँ पे बने और फिर फाइनली एक्सक्रीशन हो जाएगी जो हमारे पास अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस थे उनकी. ठीक है, सो आगे क्या हो रहा है, इन मोस्ट इंस्टेंस दिस इज फाइनली. ठीक है, अब क्या होगा, इन मोस्ट इंस्टेंस दिस इज फाइनली एक्सक्रीटेड थ्रू द सेल मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस विच इज एसेंशियली इन द ऑपोजिशन ऑफ ऑपोजिट ऑफ द एंडोसाइटोसिस. मतलब अब क्या होगा कि जो भी रेजिडुअल बॉडीज़ हैं वो एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगी. Thus the pinocytotic and phagocytotic vesicles containing lysosome can be called the digestive organ of the cells. और इसी वजह से पिनोसाइटोटिक को और फेगोसाइटोटिक को क्या कहते हैं, कंटेन करते हैं लाइसोसोम, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन ऑफ द सेल कहते हैं. ओके, अब क्या है, अब यहाँ पे पूरा लाइसोसोम्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस के बाद किस तरीके से लाइसोसोम उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं और उन तमाम सब्सटेंसेस को जो है वो ब्रेक डाउन कर रहे हैं, वो पूरा प्रोसीजर हो गया. अब आगे चलते हैं, रिग्रेशन ऑफ टिश्यूज़ एंड ऑटोलाइसिस ऑफ दी सेल्स. मीन्स कि किस तरीके से टिश्यूज़ का साइज जो है वो हमारे पास रिड्यूस होता है और ऑटोलाइसिस ऑफ दी सेल्स होती है. टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी ऑफन रिग्रेस टू अ स्मॉलर साइज. अच्छा, टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी मतलब बॉडी के कुछ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो कि स्मॉलर साइज तक रिड्यूस हो सकते हैं. फॉर इंस्टेंस दिस अकर्स इन द यूट्रस आफ्टर प्रेगनेंसी, इन मसल्स ड्यूरिंग लॉन्ग पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी एंड इन मेमोरी ग्लैंड्स एट द एंड ऑफ द लैक्टेशंस. लाइसोसोम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मच ऑफ दिस रिग्रेशन. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल्स मीन्स के यूट्रस का रिडक्शन साइज में रिड्यूस हो जाना आफ्टर प्रेगनेंसी, मसल्स का मतलब काफ़ी अर्से तक अगर किसी भी मसल्स में एक्टिविटी ना हुई हो तो उस मसल का इनएक्टिवेट हो जाना, और मेमोरी ग्लैंड्स का रिड्यूस हो जाना एट द एंड ऑफ लैक्टेशन. ये सब
साइज की रिडक्शंस, इन सब टिश्यूज़ के साइज के रिडक्शंस लाइसोसोम्स के जरिए होती है और इन सब के लिए लाइसोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है. द मैकेनिज्म बाय विच द लैक ऑफ एक्टिविटी इन अ टिश्यू कॉजेज द लाइसोसोम्स टू इंक्रीज देयर एक्टिविटी इज अननोन. अच्छा, इन तमाम टिश्यूज़ की जो भी साइज़ है उसको रिड्यूस करने के लिए इंक्रीज नंबर ऑफ जो लाइसोसोम होता है उसका मैकेनिज्म अभी तक जो है डिटेल में डिस्क्राइब नहीं हुआ हुआ, वो अभी तक हम लोगों को मालूम नहीं है. ओके, सो आगे चलते हैं. आगे है हमारे पास another special role of lysosome is removal of damaged cells or damaged portion of the cell from tissues. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है लाइसोसोम का, वो क्या फंक्शन होता है कि ये डैमेज सेल्स को या फिर पोर्शन ऑफ द डैमेज सेल्स को जो है टिश्यू से रिमूव करवाते हैं. डैमेज टू द सेल्स कॉज बाय हीट, कोल्ड, ट्रॉमा, केमिकल्स और एनी अदर फैक्टर्स इंड्यूसेस लाइसोसोम्स टू रप्चर. अच्छा, अब क्या होता है कि सेल्स का डैमेज जो है वो कोल्ड के ज़रिए भी हो सकता है, हीट के ज़रिए भी, केमिकल्स के ज़रिए भी, और ये सारी चीज़ें फिर इनकी वजह से लाइसोसोम जो है वो अपनी एक्टिविटी करते हैं क्योंकि अब वो सेल जो है डैमेज हो चुका है और लाइसोसोम को उसके ऊपर एक्शन करके उसे हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट करवाना होता है. सो आगे चलते हैं. The release hydrolysis immediately begins to digest the surrounding organic substances. If the damage is slight, only a portion of the cell is removed and the cell is then repaired. अच्छा, जो रिलीज हाइड्रोलाइसिस होते हैं वो इमीडिएटली उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सराउंड कर देते हैं, जो कि हम लोगों ने प्रोसीजर डिस्कस किया. फिर उसके बाद क्या होता है कि अगर डैमेज स्लाइटली होता है तो सिर्फ वो सेल के उसी पोर्शन को रिमूव करते हैं और बाकी जो सेल होता है वो रिपेयर्ड हो जाता है. ठीक है, अगर थोड़ा सा सेल हमारे पास डैमेज हुआ है तो सिर्फ उसी पोर्शन को रिमूव करवाते हैं. If the damage is severe, the entire cell is digested, a process called autolysis. In this way, the cell is completely removed and a new cell of the same type ordinary is formed by the mitotic reproduction of an adjacent cells to take place of the old one. लेकिन अगर पूरा का पूरा सेल डैमेज होता है तो फिर वो क्या करते हैं कि उस पूरे सेल को जो है वो हमारे ऑटोलाइसिस का प्रोसेस होता है और ऑटोलाइसिस के प्रोसेस के जरिए वो पूरे सेल को रिमूव करवा देते हैं लाइसोसोम, और फिर सिंपल माइटोटिक रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में, जो कि उसकी वजह से फिर न्यू सेल वैसा ही डेवलप हो जाता है. देन हमारे पास है द लाइसोसोम्स ऑल्सो कंटेन bacterial agents that can kill phagocytes bacteria before they can cause cellular damage. अच्छा, लाइसोसोम्स के पास जो हैं वो कुछ बैक्टीरियल एजेंट्स भी होते हैं जो कि बैक्टीरिया को, फैगोसाइट बैक्टीरिया को क्या करवाते हैं, डैमेज, जो भी हमारे पास बैक्टीरिया उसको फैगोसाइट करते हैं और फिर सेल को डैमेज होने से बचाते हैं. दीज एजेंट्स इंक्लूड lysosomes. Number 1, lysosome, which dissolves the bacterial cell membrane. Number 2, lysoferrin, which binds iron and other substances before they can promote bacterial growth. Acid at a pH of about 5.0, which activate the hydrolases and inactivate bacterial metabolic systems. अच्छा, अब वो बैक्टीरियल एजेंट्स हमारे पास क्या क्या होते हैं. सबसे पहले लाइसोसोम, जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल को डिसॉल्व करता है. नंबर 2, लाइसोफेरिन होते हैं जो कि बाइंड होते हैं आयरन और जो दूसरी सब्सटेंसेज होते हैं बैक्टीरिया के, जो कि उसकी ग्रोथ को प्रमोट कराते हैं. तो ये लाइसोफेरिन उनके साथ अटैच हो जाते हैं ताकि उस ग्रोथ को रोक सके. नंबर 3 हमारे पास जो है वो एसिड होता है जिसकी pH 5.0 होती है, जो कि एक्टिवेट करता है हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स को और वो इनएक्टिवेट करते हैं मेटाबॉलिक सिस्टम्स को. तो ये हमारे पास रिग्रेशन ऑफ द टिश्यू एंड ऑटोलाइसिस ऑफ द सेल्स था. सो गाइज, आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा. ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेंथी है आई नो, लेकिन ये एक साथ पढ़ाने का मकसद ये था ताकि आपके सारे पॉइंट एक साथ क्लियर हो जाएं और ये टॉपिक जो है वो कम्प्लीटली फिनिश्ड हो जाए. हमारे पास जो गाइटन एंड हॉल फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 2 का है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत से BCQs इसमें से आते हैं. सो इस टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिएगा ताकि आप लोगों का पूरा फैगोसाइटोसिस, स्पिनोसाइटोसिस, उसका पूरा मैकेनिज्म और ऑटोलाइसिस, लाइसोसोम्स के फंक्शन, कुछ भी आपसे पूछें सीक्वेंस क्वेश्चन में या MCQs में, तो आपको पूरा कम्प्लीटली आप लोगों का कवर हो जाए. सो इसी तरीके से मेरे चैनल को लाइक करें, ठीक है, और मेरी वीडियोस को इस तरीके से लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस जो है वो अपलोड करती रहूँ. टिल दैट, अल्लाह हाफिज़ गाइज.